उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर है आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है और थैंक यू फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10 की केपी के बुक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास चैप्टर 18 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होगा। वी हैव डिस्कस्ड सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिजिक्स यस्टरडे। कुछ बेसिक्स हमने उसके अंदर अंडरस्टैंड किए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन क्या होते हैं। देखिए, थोड़ी सी वर्ड एनालिसिस की तरफ चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हो सकता है। न्यूक्लियर बेसिकली निकला है न्यूक्लियस से। ट्रांसपोर्टेशन changes as a result of emission of alpha, beta and gamma। कोई न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा और गामा जो है वो इमिट हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब अल्फा, बीटा और गामा रिलीज हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो चेंज आता है वो कितना आता है, आता भी है या नहीं आता, अगर आता है तो कितना आता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। देखिए बेटा, कल मैंने आपको नेचर ऑफ एमिशन बताया था कि अल्फा, बीटा और गामा की जो नेचर ऑफ एमिशन है वो क्या होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट से अल्फा रिलीज होता है तो उसमें किस तरह का चेंज आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि अल्फा की बात करेंगे कि अल्फा अगर किसी एलिमेंट से रिलीज होगा तो किस तरह की चेंजेस आएंगी। आपको मालूम है अल्फा बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई को कहा जाता है और आप इसको कहते थे कि डबली पॉजिटिव चार्ज है। सही कह रहा हूं ना। चलिए, मैं कहता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है X और उसका एटॉमिक नंबर Z है और उसका एटॉमिक मास कितना है A। चलिए, मैं कहता हूं कि इससे अल्फा रिलीज होता है। इससे क्या रिलीज होता है? अल्फा रिलीज होता है। और जब अल्फा किसी भी एलिमेंट से रिलीज हो जाएगा तो उससे के रिजल्ट में Y कोई न्यू एलिमेंट बन जाएगा। चलो, X मैंने कोई जर्नल एलिमेंट कंसीडर किया है। अगर उससे अल्फा रिलीज हो जाएगा He2O4 का मतलब बेसिकली क्या है? अल्फा है और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी भी साथ में रिलीज हो जाएगी। तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा ये क्या है? दिस इज न्यू एलिमेंट। जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा और मास नंबर में क्या चेंज आएगा। देखें, एटॉमिक नंबर अगर आप देखते हैं ना तो अल्फा के लिए हमारे पास 2 है और मास नंबर क्या है? 4 है। अगर किसी भी एलिमेंट से अल्फा रिलीज होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की डिक्रीज आ जाएगी और मास नंबर में 4 की डिक्रीज आ जाएगी। कितनी की डिक्रीज आ जाएगी? 4 की डिक्रीज आ जाएगी। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी करके बताता हूं कि हमारे पास अल्फा रिलीज होने से किस तरह की चेंजेस आ सकती है। चलिए, मैं कहता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है और दैट इज Sg with atomic number 106 and mass number 263। सही हो गया? 263 is the mass number। सही हो गया। अब इससे जब आपके पास अल्फा रिलीज होता है तो एक न्यू एलिमेंट बनता है Rf। अब क्या ख्याल है, एटॉमिक नंबर में कितने की चेंज आनी चाहिए? 2। तो 104 हो जाएगा और मास में कितने के? 4 की डिक्रीज आनी चाहिए तो 259 हो जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? अल्फा रिलीज हो जाएगा। मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट से जब अल्फा रिलीज होता है तो उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की और मास नंबर में 4 की डिक्रीज आ जाती है। ठीक है, ये तो अल्फा के हमने पढ़ लिया कि अल्फा इस तरह के चेंजेस लेकर आ सकता है। चलिए, अब जरा देखते हैं कि बीटा किस तरह के चेंजेस ला सकता है। बीटा आपको मैंने बताया था कि बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स यू इलेक्ट्रॉन। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कंसीडर X कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A। चले, अब इससे हमारे पास बीटा रिलीज हो रहा है।
ठीक है। चलें जी, मैंने कहा कि बीटा इससे रिलीज हो गया और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी साथ में रिलीज हो गई। अब जो न्यू एलिमेंट बनेगा ये क्या है? दिस इज अ न्यू एलिमेंट। अब जो न्यू एलिमेंट बनेगा, याद रखें उसके एटॉमिक और मास में किस तरह से चेंजेस आएंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन? पॉजिटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आता है? पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रॉन लॉस करने से एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ता है? नो सर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास का ताल्लुक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है ही नहीं। मास का ताल्लुक सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ है। सही कह रहा हूं? यस। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज हो जाएगा। लॉस हुआ है ना, ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। अच्छा, चलिए हमारे पास एक रिएक्शन है और मैं कहता हूं कि हमारे पास कार्बन 614, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, ये छोटा वाला आइसोटोप है। चलिए जी, इससे मैंने कहा कि बीटा रिलीज हो गया है और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो गई है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास ये जो एटॉमिक नंबर है इसमें कितना इंक्रीज आना चाहिए? 1 इंक्रीज आना चाहिए। चलिए 7 हो गया एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो नहीं चेंज होना चाहिए ना। चलिए मैंने लिख दिया 14। अब जब मैं पीरियोडिक टेबल देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास 14 है, दैट इज व्हाट? दैट इज नाइट्रोजन। दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, जब आपके पास कार्बन जो थर्ड आइसोटोप है उससे बीटा रिलीज होता है तो नाइट्रोजन बनता है। सही हो गया। अच्छा, जहां तक ताल्लुक गैमा का है, याद रखिए कि गैमा खुद क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि गैमा आपके पास पार्टिकल नहीं। क्या? पार्टिकल नहीं। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स थे, उनके रिलीज होने से एटॉमिक नंबर और मास में कुछ बहुत चेंज आ जाता था, लेकिन गैमा तो पार्टिकल है ही नहीं। जब गैमा पार्टिकल नहीं है तो ये तो एटॉमिक नंबर और मास में चेंज नहीं ला सकता। गैमा बेसिकली इट इज इन फॉर्म ऑफ ई एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एनर्जी की फॉर्म में होता है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब गैमा का काम क्या है? किसी भी अनस्टेबल एलिमेंट को स्टेबल बना देना इसका काम है। अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करवाना इसका काम है। सही हो गया। आप लिखेंगे कि कंसीडर, मैं कहता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है दैट इज x। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका z है और एटॉमिक मास 8। चलिए मैंने कहा कि इससे गैमा रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? इससे गैमा रिलीज हो रहा है। और गैमा के जब रिलीज होगा तो गैमा के रिलीज के साथ आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो है वो नहीं होगी, क्योंकि गैमा इन इटसेल्फ इज एनर्जी। गैमा तो खुद एनर्जी है, तो फिर क्यू लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, अब जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो असल में न्यू नहीं होगा, वही एलिमेंट होगा, लेकिन पहले उसके ऊपर एक इस तरह का स्टार लगा हुआ था। अब जो एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या होगा? वो स्टार सिर्फ रिलीज हो जाएगा या हट जाएगा। अब ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये हमारे पास अनस्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब ये एलिमेंट पहले अनस्टेबल स्टेट में था, इसलिए मैंने स्टार लगाया था। जब गैमा रिलीज हो गया तो अब कौन से स्टेट में आ गया? स्टेबल स्टेट में आ गया, इसलिए स्टार क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दिस इज अ स्टेबल स्टेट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही हो गया। चलिए साथ में एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज, आप कंसीडर करें कि आपके पास कोबाल्ट एक एलिमेंट है, C कैपिटल होगा, O स्मॉल। दिस इज कोबाल्ट। अगर मैं C और O दोनों कैपिटल लिखता याद रखिए। अच्छा, इसमें कोबाल्ट में O स्मॉल होता है। यहां पर इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार भी है, मींस इट शोज यू अनस्टेबल स्टेट। ठीक है,
अच्छा, अब कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27 और मास नंबर 60, 27 और मास नंबर 60। जब ये गैमा को रिलीज कर देगा तो कोबाल्ट ही रहेगा, लेकिन स्टार हट जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। सो ये हमने क्या पढ़ लिया जी, हमने गैमा डीके पढ़ लिया कि गैमा जब रिलीज होता है तो वो किस तरह के चेंजेस ला सकता है। अब हम ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है या उसकी यूनिट क्या होते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल अनस्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन को या गेन करते हैं, लॉस करते हैं। सर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन की ना लॉस। वीडियो बंद कर। इसने एनर्जी रिलीज की इन फॉर्म ऑफ रेज। जब कोई आप न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस होती है, इंटरशेल्स के दरमियान में अप एंड डाउन मोशन होती है, तो वहां कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? आपने पढ़ा था ना बोहर में, रदरफोर्ड में आपने पढ़ा था, सॉरी बोहर ने कहा था कि when it absorbs energy it jumps to the higher energy level, when it releases energy it jumps to the lower energy level। इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज हुए इस प्रोसेस में? नहीं रिलीज हुई, एनर्जी निकली थी। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज नहीं हुआ, एनर्जी रिलीज हुई इन फॉर्म ऑफ EM वेव्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है, या रेडियो एक्टिविटी का आपके पास क्या यूनिट होता है। सही है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है? गौर से देखिए, असल में हमारे पास यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी दो है, टू यूनिट्स, एक क्यूरी है और दूसरा बेक्वेरेल। क्या है? क्यूरी या बेक्वेरेल। दो तरह के हमारे पास यूनिट है, एक होता है क्यूरी जिसको हम C I से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है बेक्वेरेल और इसको हम लोग BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। सही हो क्या? 1 क्यूरी जो है 3.70 into 10 पावर 10 बेक्वेरेल की इक्वल होता है। 1 क्यूरी इक्वल टू 3.70 into 10 पावर 10 बेक्वेरेल, 10 पावर 10 BQ। 1 क्यूरी जो है इतने बेक्वेरेल की इक्वल होता है, और 1 बेक्वेरेल अच्छा, और इसको हम कह सकते हैं कि 3.70 into 10 पावर 10 डिकेज पर सेकंड, 3.70 into 10 पावर 10। अब इस बेक्वेरेल का मतलब क्या है? बेक्वेरेल का मतलब डीके पर सेकंड। मतलब अगर एक सेकंड में 3.70 into 10 पावर 10 न्यूक्लियाई डीके होंगे तो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी? 1 क्यूरी। अगर 1 सेकंड में 3.70 into 10 पावर 10 न्यूक्लियाई डीके होंगे, कन्वर्ट होंगे या चेंज होंगे या शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कितनी हुई होगी? 1 क्यूरी। दोनों यूनिट्स हैं इसकी, क्यूरी भी है और बेक्वेरेल भी है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड। क्या है? दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। सही हो गया। अच्छा, ये तो हमने आज का लेक्चर कर लिया जी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड इट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।